हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चारू अपने छोटे बेटे गोलू और बेटी बिट्टी के साथ रहती है। हाल ही में उसके सास ससुर और पति का एक एक्सीडेंट में देहांत होता है, जिस कारण वो अकेली पड़ जाती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ, संभालिए अपने आप को माँ, आप ही यूं हिम्मत हार जाएंगे तो हम क्या करेंगे माँ। ये क्या से क्या हो गया? गोलू और बिट्टी के पापा, माँ जी, बाबूजी, आप सब कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अब हमारा क्या होगा? माँ, आप यूं हिम्मत नहीं हार सकती माँ, कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बिट्टी, मुझे कुछ नहीं खाना है। जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब मैं किसके पास जाऊंगी? कैसे संभालूंगी सब कुछ? कैसे जीऊंगी मैं? हम हैं ना माँ, आपकी ढाल बनकर हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे माँ। चारू रो रही होती है कि इतने में वहाँ पर उनके घर का मालिक आता है और कहता है, चलो बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। अरे किराया नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, चलो चलो। ऐसा मत कीजिए मालिक जी, हमारी माँ आपका किराया चुका देंगी, लेकिन हमें कुछ दिनों का समय दीजिए ना। हाँ मालिक, हमारे दादा दादी और पापा को गुजरे हुए अभी तक ठीक से 15 दिन भी नहीं हुए हैं। हमारी मजबूरी को समझिए ना मालिक जी, विनती करते हैं आपसे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा किराया दे दो वरना निकल जाओ इस घर से। ऐसा मत कीजिए मालिक, रहम कीजिए हम पर, हम लाचार हैं, बेबस हैं। इस समय मैं कल ही कोई काम ढूंढूंगी और अगले महीने आपको सारा किराया दे दूंगी। हमें इस घर में रहने दीजिए मालिक। इस जान लेने वाली ठंड में हम कहाँ जाएंगे, सोचिए ना आप ही। मैंने कहा ना, मैं कुछ सोचना समझने वाला नहीं हूँ। मुझे बस अपने किराए के पैसे चाहिए, बस, जो तुम लोग नहीं दे सकते हो। अब मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे देने वाले किराएदार मिल चुके हैं। तुम लोगों को अभी ये घर खाली करना ही पड़ेगा, वो भी अभी इसी वक्त। मैं कुछ नहीं जानता। बेचारी चारू उसे ना चाहते हुए भी अपना सारा सामान लेकर अपने बच्चों के साथ वो घर खाली करना पड़ता है और वहाँ से निकलकर वो ठंड में सड़क पर अपने बच्चों के साथ दर दर भटकने लगती है। माँ, इतनी ठंड है, इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई जान पहचान वाला। हाँ माँ, अब हमें सड़क पर ही रात बितानी होगी बच्चों। मुझे माफ़ करना, मेरे होते हुए तुम दोनों को ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? हम जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हाँ माँ, इसीलिए आप अपने आप को इस सब के लिए मत कोसिए। हवा बहुत तेज चलती है और ऐसे में वो तीनों सड़क पर ही सो जाते हैं। रात भर ठंड में सोने पर गोलू के शरीर को बुखार लग जाता है और वो बुखार से तपता है, लेकिन अगले दिन सरकारी अस्पताल में दिखाने के बाद वो ठीक हो जाता है। अब तीनों काम की तलाश करने लगते हैं, लेकिन गांव में कहीं भी कोई उन्हें काम नहीं देता है। तभी बिट्टी और गोलू बाजार में छोटे छोटे खाद्य पदार्थ के ठेले देखते हैं और चारू से कहते हैं, माँ, वो देखो, बाजार में कितने सारे ठेले हैं जहाँ लोग तरह तरह के खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। हाँ माँ, कोई डोसा बेच रहा है तो कोई छोले कुलचे। माँ, आपके हाथ के खाने का स्वाद भी एकदम कमाल का है। क्यों ना आप भी ऐसे ही ठेला लगाकर खाना बनाओ और बेचो। हाँ माँ, हमें काम तो मिलने से रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है लोगों को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा और आपका ठेला भी चल पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि ठेला लगाते हैं। लेकिन बिट्टी, गोलू, ठेला लगाने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी होने चाहिए ना। ऊपर से खाना बनाने के लिए अलग सामान, बाजार में जाकर ठेला भी खरीदना होगा, उसके लिए अलग पैसे लगेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ खाने के लिए तक पैसे नहीं हैं और ऐसे में। उसकी आप चिंता मत करो माँ, मैंने और गोलू ने नदी के पास एक साइकिल देखी थी। वो अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन हम दोनों उसकी मरम्मत कर देंगे। उसके बाद वो ठीक हो जाएगी, फिर आप उस पर खाना बेच पाओगी। और रही बात खाना बनाने के लिए लगने वाली सामग्री की, तो उसके लिए मेरे दोस्त चिंटू के पापा की दुकान है। वो एक बनिया है, तो वो हमें उधारी पर सामान दे सकते हैं। हमारे पास पैसे आने के बाद हम उनके पैसे चुका देंगे। अरे वाह बच्चों, सच में
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसे बच्चे मिले। तुम दोनों बहुत बहुत समझदार हो, और अगर तुम दोनों नहीं होते तो ना जाने मैं अपने साथ क्या कर लेती। तुम दोनों ही अब मेरे जीने की वजह हो। गोलू और बिट्टी चारू के गले लगते हैं। वो दोनों साइकिल की मरम्मत करते हैं और उसे एक ठेले में बदल देते हैं, और साथ ही चिंटू के पापा की दुकान से उधारी पर खाना बनाने का सामान खरीद कर वो लोग गांव के बाजार में स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचने लगते हैं। और चंद दिनों में ही चारू के साइकिल ठेले पर कई सारे ग्राहक खाना खाने आते हैं। अरे उत्तम, अति उत्तम, ऐसा लाजवाब पनीर पराठा मैंने कहीं नहीं खाया। और ये चटनी, हो, वाह, क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है तुम्हारी तारीफ करने के लिए बहन। तुमने मेरा दिन बना दिया। सच में चारू बहन, मेरे पति को भी बहुत पसंद आया तुम्हारे यहाँ का खाना, और साथ ही बच्चों को भी। इसीलिए मैं आज फिर से तुम्हारे ठेले पर आई हूँ। मुझे वही बटर नान और दाल मखनी दे दो, और हाँ, मसाला पापड़ भी देना। उसके पीछे तो बच्चे टूट ही पड़ गए थे। धन्यवाद बहन जी, अभी देती हूँ पैक करके। चारू के ठेले की तरक्की के कारण अब उसके सामने वाले ढाबे को चलाने वाली सास बहू हेमा और स्वर्णा दोनों को बहुत जलन होने लगती है। माँ जी, जब से इस चारू ने अपना ये साइकिल ठेला यहाँ हमारे ढाबे के सामने लाया है, तब से हमारे ढाबे पर तो कोई मक्खी भी नहीं मंडरा रही है। हाँ स्वर्णा बहू, इस चारू का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, वरना हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। अब स्वर्णा और उसकी सास हेमा दोनों रात के समय चुपके से चारू के साइकिल ठेला चुरा लेते हैं और उस साइकिल को जंगल में कहीं जाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं। जिसके बाद अगली सुबह जब चारू और उसके बच्चे साइकिल को गायब देखते हैं, तब उन्हें दुख होता है। हे भगवान, न जाने कहाँ चली गई मेरी साइकिल। अब मैं क्या करूं? सब खत्म हो गया। नहीं माँ, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम है ना। हाँ माँ, शायद किसी चोर ने साइकिल चुरा ली होगी, या फिर किसी जल कुकड़े इंसान ने। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक और सुझाव है। हम बांस का ढाबा बनाएंगे। जंगल में बहुत सारे बांस की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो किसी काम की नहीं है। बांस के ढाबे को देखकर ग्राहक और भी आश्चर्यचकित होंगे और उसमें बैठकर खाना खाने का अनुभव लेने के लिए जरूर आएंगे। बिट्टी और गोलू अब बांस का ढाबा बनाते हैं और फिर से चारू अपने ढाबे के जरिए तरक्की करने लगती हैं। लेकिन ये देखकर फिर से स्वर्णा और हेमा को जलन होती है और फिर एक बार वो चारू को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके ढाबे में चुपके से घुसकर सारा सामान चुराने जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों वहां अंदर बनाए हुए एक गड्ढे में गिर जाती हैं और फंस जाती हैं। तो हमने आप दोनों को पकड़ ही लिया। क्या? हमें आप दोनों पर ही शक था कि आप ही हो हमारी दुश्मन, और आप इस बार भी हमारे काम में कोई रुकावट लाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करने वाली थी। ये हमें पता था, इसीलिए हमने ये गड्ढा खोदा ताकि जैसे चूहे को फंसाते हैं वैसे ही हम आपको पकड़कर फंसा पाए। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। चारू बहन, माफ कर दो। नहीं, तुम दोनों को कोई माफी नहीं मिलेगी। अब चारू मुखिया जी के पास जाकर उन्हें सब बताती है, जिसके बाद मुखिया जी हेमा और स्वर्णा को गांव से बाहर निकाल देते हैं और चारू का ढाबा बहुत तरक्की करने लगता है। जिसके बाद वो लोग गांव में अपना खुद का एक बड़ा सा घर बनवाते हैं और साथ ही बिट्टी और गोलू स्कूल जाकर पढ़ने लगते हैं। विश्वनगर नामक एक गांव में गोपालनाथ अपनी बीवी वसुधा और 2 बेटा बेटी चिंकी और दीपू के साथ रहती हैं। गांव में गोपालनाथ की एक मिठाई की दुकान होती है, जहां वो और उसकी बीवी स्वादिष्ट मिठाइयां बनाते हैं। वाह 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 गोपालनाथ भाई, तुम्हारी दुकान की मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। क्या जलेबियां हैं, क्या रसमलाई है, आ हा, मजा आ गया। अरे सच में, बात तो सही कही। मुझे 1 किलो ये देसी घी की लड्डू देना और ये 2 किलो ये बासुंदी भी दे देना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्वाद तो और भी ज्यादा बढ़िया होगा भाई। ये लीजिए भाई साहब, आपकी मिठाइयाँ। अरे धन्यवाद वसुधा भाभी,
आते रहिए यूं ही हमारी दुकान पर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। गोपालनाथ और वसुधा के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है। वो अपनी मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे होते हैं, लेकिन उनकी कमाई से उनके दुकान के सामने की मिठाई वाली झुमरी के दुकान पर मिठाइयाँ खरीदने कोई नहीं आता है। सत्यानाश हो इन दोनों मियाँ बीवी का, और इनकी इस फटीचर दुकान का भी। नाक में दम कर दिया है इन दोनों ने। जिसे देखो बस इनकी मिठाई की ही दुकान के पास जाते हैं मिठाइयाँ खरीदने, जैसे कि मेरी दुकान मिस्टर इंडिया हो गई है। मुझे इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा, और अपने रास्ते में आ रहे कांटों को कैसे हटाना है ये झुमरी बखूबी जानती है। जलकुकड़ी झुमरी अपने खुराफाती दिमाग में गोपालनाथ और वसुधा की दुकान को बंद करने के पैतरे सोचने लगती है। एक दिन जब गांव के सरपंच देवी प्रसाद गोपालनाथ की दुकान से मिठाइयां मंगवाते हैं, तभी झुमरी उन मिठाइयों में चुपके से मिलावट कर देती है। अब देखना, जब सरपंच और उनके घर वाले इन मिठाइयों को खाएंगे तब क्या बवाल होगा। गोपालनाथ उन मिठाइयों को सरपंच के घर दे आता है, लेकिन जब सरपंच और उनके घर वाले उन मिठाइयों को खाते हैं तब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गोपालनाथ को सरपंच के घर बुलाया जाता है। क्या हुआ सरपंच जी? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अरे नालायक, निकम्मे, बेवकूफ आदमी, तेरी दुकान की मिठाइयां खाकर मेरी और मेरे पूरे परिवार की तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसी कैसी मिठाइयां बनाता है तू? क्या मिलाता है तू अपनी मिठाइयों में? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सरपंच जी? मैं और मेरी बीवी वसुधा, हम दोनों पूरी ईमानदारी और लगन से मिठाइयां बनाते हैं, वो भी सभी स्वच्छ और पौष्टिक सामग्री मिलाकर ही। फिर ये सब कैसे? अरे चोर की चोरी पकड़ी जाने पर वो ऐसे ही झुठलाता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त इस गांव से। इस गांव में तुम जैसे धोखेबाज, लालची और फरेबी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सरपंच जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने मिठाइयों में कोई मिलावट नहीं की है, सच में। अरे लक्ष्मी माँ की सौगंध। शर्म करो कुछ। भगवान की झूठी कस्में खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान की झूठी कस्में क्यों खा रहे हो? इसे बाहर निकालो और इसकी दुकान को अभी तोड़ फोड़ कर रख दो। सरपंच के आदमी गोपालनाथ को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं और बेचारे गोपालनाथ को न चाहते हुए भी अपने बीवी बच्चों संग गांव छोड़कर जाना पड़ता है। सरपंच के आदमी उसकी दुकान को भी तोड़ देते हैं। ये सब होते हुए देख झुमरी के कलेजे में बहुत ठंडक पड़ती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। अब गोपालनाथ के जाने पर गाँव वाले झुमरी के पास ही मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। जो मुझे चाहिए था वो ही हुआ। अब गोपालनाथ और वसुधा के जाने पर मैं चैन से मिठाइयाँ बनाकर बेच सकती हूँ, और इन बेचारे गांव वालों के पास मेरी दुकान से मिठाइयाँ खरीदने के अलावा और कोई पर्याय नहीं बचा है। गोपालनाथ अपनी बीवी बच्चों के साथ बगल वाले गांव में अपने बड़े भाई हेमंत लाल के पास जाता है, लेकिन तभी हेमंत लाल की बीवी उर्मिला दरवाजा खोलती है और गुस्से से कहती है, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से, बेवकूफों, मुंह उठाकर चले आए हो। लेकिन उर्मिला भाभी, मेरी बात तो सुनिए भाभी। उर्मिला उन लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब वो लोग यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगते हैं। गोपालनाथ को कुछ दूर एक लक्ष्मी माता का मंदिर दिखाई देता है। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहाँ जाता है और वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। रात भर गोपालनाथ रोते हुए लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे लक्ष्मी मैया, आप तो जानती हो ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे मैया? मुझे इस संकट भरे समय से बाहर निकालो, मेरे दुख हर लो मैया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे हैं। अब तो दिवाली भी आने वाली है, हमारे जीवन में फिर से खुशियां लौटा दो मैया। मैं आपसे विनती करता हूं मैया। गोपालनाथ अगले दिन बहुत सी जगहों पर जाकर काम ढूंढता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। वो उदास होकर वापस मंदिर लौट आता है। देवलोक में ये सब लक्ष्मी माता देख रही होती हैं। नारायण नारायण। माते, क्या आप इस भक्त के जीवन की नैया पार नहीं करेंगी? कितने दुख भरे समय से गुजर रहा है ये। अवश्य करूंगी देवर्षि नारद। मैं तो बस इस भक्त के जीवन की भक्ति देख रही थी और धैर्य की परीक्षा ले रही थी, लेकिन ये भक्त तो सच में बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है।
लक्ष्मी माता धरती लोक पर अवतरित होती हैं और साक्षात लक्ष्मी माता को देखकर गोपालनाथ और उसके परिवार वाले चकित रह जाते हैं। सभी नतमस्तक होकर माता को प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भवा। माँ आप यहाँ? मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। आपकी जय जयकार हो मैया, आपकी जय जयकार हो। मेरे भक्त को मैं चिंता में नहीं देख पाई और अब तुम्हारी मदद करने मैं स्वयं यहाँ चली आई। ये लो बालक। लक्ष्मी माता गोपालनाथ को एक सुनहरा संदूक देती हैं जिसमें ढेर सारा धन होता है। हे धन की देवी, ये सब क्यों? मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है माते। मुझे तो बस अपनी खोई हुई मिठाई की दुकान वापस चाहिए माँ। सब कुछ उचित होगा, बस संयम रखो बालक, सदा खुश रहो। माता वहां से अदृश्य होकर सरपंच देवी प्रसाद के घर प्रकट होती हैं और अपने कक्ष में लक्ष्मी मैया को देख देवी प्रसाद एकदम से चौंक जाता है। मैया आप यहाँ? ये कैसे संभव है? मैं यहाँ अपने भक्त को इंसाफ दिलाने आई हूँ, जिसे तुमने बेगुनाह होते हुए भी एक बड़ी सजा दी है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी माता सरपंच को अपने साथ समय में पीछे ले जाती हैं और वो उसे दिखाती है कि कैसे झुमरी ने ही मिठाइयों में मिलावट की थी। ये सब देख सरपंच हैरान रह जाता है। फिर से समय में वापस आने पर सरपंच पूरे गांव के सामने गोपालनाथ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गोपालनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत 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 गलत किया है। असल में इस झुमरी ने मिठाइयों में मिलावट की थी, लेकिन मैं उसका इल्जाम बगैर सोचे समझे तुम पर लगा दिया और तुम्हें इस गांव से बाहर कर दिया। नहीं सरपंच जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी को भी यही लगता कि गलती मेरी है। लेकिन अब इस झुमरी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निकल जाओ इस गांव से झुमरी मिठाई वाली। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस गांव से मत निकालिए। चुप रहो तुम। एक बेकसूर के साथ गलत करते वक्त तो तुम्हें बड़ा मजा आया था ना? अब भुगतो अपने बुरे कर्मों की सजा। सरपंच और गांव वाले झुमरी को गांव से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद गोपालनाथ अपनी मिठाई की दुकान फिर से शुरू करता है और अपने परिवार संग धूमधाम से दिवाली का पावन त्योहार मनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।